चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा सीडीपी एमसीक्यू का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने 40 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब हम देखने वाले हैं 41 से लेकर के प्रश्नों को। ठीक है, चलिए। तो सबसे जो पहला प्रश्न है, देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारा 41 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। यानी कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है। क्या बताता है? पहला ऑप्शन है, शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारण करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण करें, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। देखिए, यहाँ पर जो हमारा मनोविज्ञान है शिक्षा के जो क्षेत्र है ना, में सहायता देता है तथा बताता है। यानी कि कैसी सहायता देता है, तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित करता है, ठीक है, अथवा नहीं, इसको हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, चलिए। तो इसी के जो हमारा सी ऑप्शन है, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा के उद्देश्य है वो संभावित है, इसको बताता है, उद्देश्य की संभावना को बताता है अथवा नहीं, यानी कि दोनों तरीके से क्या करता है, इसको बता सकता है। और ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारण है, इसको नहीं बताता है ना, कौन कौन से उद्देश्य निर्धारण करना है। आदर्श का निर्माण तो नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो मनोविज्ञान है वो क्या होता है, नियामक नहीं होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें, ठीक है, इसको भी हम नहीं बताता है। ठीक है, क्या बताता है वो, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, इसको बताता है। जो उद्देश्य हम बना रहे हैं वो किस स्तर तक संभावित है या नहीं है, उसको बताता है। ठीक है, चलिए। दूसरा प्रश्न क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, देखिए, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है ना, इसका अध्ययन आप एक शिक्षक होने के नाते क्यों करना चाहेंगे? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। यानी कि आप एक शिक्षक हैं तो आप शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहेंगे, है ना, क्यों पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि आप जब भविष्य में शिक्षक बन जाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी शिक्षण कार्य करेंगे उसको क्या करेंगे, अधिक प्रभावशाली ढंग से समझाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान किसने कहा है, तो इसे कहा है व्यवहार का शुद्ध या धनात्मक विज्ञान हमारे जेबी वाटसन ने। ठीक है, ई वाटसन लिखा है, ई नहीं होगा यहाँ पास, क्या होगा, जेबी वाटसन होगा। ठीक है, चलिए अगला है चौथा, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा मन के 3 प्रकार है ना, तो मन के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। तो जो हमारा अचेतन मन है, जिसमें मनुष्य का जो भी क्षमता है वो कितना होता है, 90% होता है ना। तो यह जो अध्ययन है वो किया जाता है किसमें, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है, अतरंग विधियों द्वारा किया जाता है, या बहिरंग विधियों द्वारा, या फिर निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो अचेतन मन है इसको किसने दिया है, तो इसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड जो है वह मनोविश्लेषणवाद के क्या है, एक प्रतिपादक है। ठीक है, तो इसका अध्ययन कहाँ किया जाएगा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो अभी बताया हूँ, सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। अभी जब हम पढ़ रहे हैं, अभी के समय में, ठीक है, जो हमारा मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है, तो अभी बन चुका है ये व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा,
46 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर प्रश्न। देखो 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया ये तो है, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण और व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। ठीक है, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है इसका विषय क्षेत्र नहीं है बताना है हमें। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, देखिए हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं, सीखने की प्रक्रिया को पढ़ते हैं, खेलों के द्वारा हम प्रशिक्षण को भी पढ़ते हैं, है ना, व्यक्तित्व का मापन या व्यवस्थापन भी करते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम देखें तो जो सूटेबल आंसर है ना 100% हम क्या किसको लेंगे, 100% में सीखने की प्रक्रिया तो शामिल रहेगी ही, खेलों द्वारा प्रशिक्षण भी सिखाया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, है ना, व्यक्ति का व्यवस्थापन भी होता है। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये क्या है उसका विषय विषय के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना, इसके आधार के अंतर्गत आएगा। एक अलग ही क्या है, एक विषय क्षेत्र के अंतर नहीं आएगा। विषय क्षेत्र के अंतर में क्या आएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, खेलों का प्रशिक्षण और व्यक्तित्व का व्यवस्थापन आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है 48 नंबर प्रश्न। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए किसी भी निश्चित स्थान, समय, है ना, विद्यालय या औपचारिक रूप से बोला जाए। ठीक है, विद्यालय यानी कि औपचारिक संस्था के द्वारा यदि आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है तो वो क्या होता है, संकुचित अर्थ होता है। शिक्षा का कैसा अर्थ होता है, संकुचित अर्थ होता है। ठीक है, विस्तृत या व्यापक अर्थ किसे कहेंगे, देखो विस्तृत या व्यापक अर्थ हम उसे कहेंगे जो विद्यालय के बाहर यानी कि शैक्षिक रूप से भी और सह शैक्षिक रूप से भी हम अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, विस्तृत या व्यापक रूप में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साइकी, साइकी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए जो साइकोलॉजी है उसमें जो हमारा साइकी है ना, तो साइकी का मानवीय आत्मा या मन, ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ज्ञान का पिंड हम नहीं पढ़ते हैं, है ना, बुद्धि भी नहीं पढ़ते हैं, मन तो पढ़ते हैं लेकिन बुद्धि नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 50वां। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। देखिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले हैं जेबी वॉटसन। ठीक है, इन्होंने यही क्या है, व्यवहारवाद के जनक हैं। ठीक है, अगला है हमारा 51 नंबर प्रश्न। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है, देखिए ये एक लंबा सा परिभाषा है जिसमें हमें किसको याद करना है, तो सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, वो है बौद्धिक संवेगात्मक अनुभूति या उत्प्रेरक शक्तियों द्वारा, है ना, यानी कि हमारे जो कार्यात्मक व्यवहार है जिसमें हमारे संवेग, हमारी शक्तियाँ, हमारी बौद्धिक व्यवहार शामिल हो, इसको किसने दिया हुआ है, तो C.W. वेलेंटाइन ने दिया हुआ है। ठीक है, यह कथन किसका है, C.W. वेलेंटाइन का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न। देखिए मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं 16वीं शताब्दी में, है ना, मन और मस्तिष्क का विज्ञान भी कहते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान भी कहते हैं 19वीं शताब्दी में। यानी कि तीनों तो हमने कह दिया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो
52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी। ठीक है, चलिए अगला है 53 नंबर प्रश्न। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। जो हमारा मन है ना, उसको क्या क्या प्रभावित करता है? व्यक्ति की रुचियां, सही बात है। व्यक्ति की अभिक्षमताएं यानी कि उनकी क्षमताएं, ये भी करता है। अभियोग्यताएं एवं वातावरण, देखिए उनकी योग्यता और वातावरण दोनों ही क्या करती है? मानव मन को प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 55 नंबर प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह किसका अंग है ये देखना है। ठीक है, मनोविज्ञान का अंग नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान का अंग है ना। तो ये प्रश्न का क्या हो गया? ए ऑप्शन तो कट हो गया। शिक्षा का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह क्या है? मनोविज्ञान का एक भाग है, अंग है। ठीक है, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? तो सी। अगला है हमारा 56 नंबर प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में लचीलापन नहीं है, नहीं, लचीलापन होता है। अति संकुचित होता है, नहीं होता है। व्यापक होता है ना, इसमें व्यापकता नहीं होती, तो ये भी गलत है ना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? यह सर्वव्यापी और सार्वभौमिक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या मिला हमें? डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 57 नंबर प्रश्न। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। सबसे पहला ऑप्शन है, एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। ये बात तो सही है ना, लेकिन हमें मनोविज्ञान की प्रकृति का क्या बताना है? कारण बताना है। ठीक है, दूसरा तो ये प्रश्न का ये तो सही मिल गया हमें, है ना। एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी क्या करता है? बल देता है, तो ये भी सही है। ठीक है, एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी करना है, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों का क्या करता है? सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? सही हो गए। इसलिए हमारा सही आंसर क्या मिल जाएगा? उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 58 नंबर प्रश्न। देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मनोविज्ञान के अंतर्गत, यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। सही बात है, मानव का तो अध्ययन किया जाता है ना। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव तथा समस्त जीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संसार के अन्य सभी प्राणियों का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव तथा उन सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है जो जीवंत हो, है ना, यानी कि जीवित रूप हो। ठीक है, उन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी सही आंसर हमें क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर प्रश्न। देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य बताना है। इस बार विद्यार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। सही बात है ना। शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक न होना, नहीं,
सहायक होना है ना, नहीं होना ये गलत हो जाएगा। छात्रों की उपयोगिताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, नहीं, उनकी योग्यताओं और क्षमताओं को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो दो ऑप्शन कट हो गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, तो ये भी कट हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 59 नंबर प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, यानी कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सहायता करता है और हमें क्या क्या स्पष्टताएं देता है, इसको बताना है। ठीक है, तो शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे किया जाए, नहीं, देखिए, जहाँ आदर्श की बात होती है वहाँ शिक्षा मनोविज्ञान लागू नहीं होता है ना। शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें, इस पर भी वो जानकारी नहीं देता, संभावनाएं बता सकता है ना। शिक्षा के उद्देश्यों की क्या करता है, संभावनाएं बताता है। ठीक है, उसका निर्धारण कैसे करें यह नहीं बताता है, बल्कि क्या बताता है, संभावनाओं को बताता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 61 नंबर प्रश्न। शिक्षा को शिक्षक को शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो हमारे शिक्षक हैं उसको शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। इस बात पर आप कहाँ तक सहमत है ये बताना है। बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, देखिए, एक शिक्षक को तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना ही करना है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ भी रखनी है, अनुशासन व कक्षा की व्यवस्था भी रखनी है, शारीरिक सुडौलता नहीं रखनी है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा 62 नंबर प्रश्न। देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। केवल जहाँ पर केवल बात आए वो ऑप्शन जो है वह अवश्य 100% क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों, यानी कि देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन है, जबकि जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है ना, जो मनोविज्ञान है वो हमारे क्या करता है, प्राणी का अध्ययन करता है ना, प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करता है, जबकि जो शिक्षा है वो मानव के व्यवहार, है ना, और उसके शैक्षिक संस्थितियों दोनों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 63 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग बताना है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन सा है। शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, ठीक है, तो ये भी आवश्यकता है। शिक्षण का हमें मूल्यांकन करना भी आवश्यक है ना। तो उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है ये बताना है। देखिए ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती है, नहीं, सीखे जाने को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती। देखिए अधिगम को तो प्रभावित करती है, तभी तो हम उसको क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, है ना। विद्यार्थी की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को क्या करती है, प्रभावित करती है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 65 प्रश्न। देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, यानी कि जो मनोविज्ञान है जिसमें हम प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके उपयोग में हमें क्या क्या कठिनाई देखने को मिलती है वो बताना है।
मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की जानकारी और उपयोग, है ना, शिक्षक जो है वह कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, ये बात क्या है, सही है। लेकिन ये इसकी कठिनाई नहीं है ना। हमें क्या बताना है, उपयोग में होने वाली कठिनाई बताना है। बी ऑप्शन क्या है, मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होती है। ठीक है, देखिए उपकरण जो है वह परिस्थिति सापेक्ष नहीं होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ये ऑप्शन सही बैठता है, क्योंकि देखिए हम मनोविज्ञान तो पढ़ा सकते हैं, है ना, उसे क्या करते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं या सीखने वाले जो अभिभावक हैं वो कुशलतापूर्वक उसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। मनोविज्ञान के उपकरण को हम क्या कर सकते हैं, परिस्थिति के सापेक्ष नहीं होते ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। लेकिन मनोविज्ञान का हम जो भी परीक्षण कर रहे हैं उसके जो भी मूल्य है, दृष्टि है, यानी कि उनकी जो प्रयोगशालाएं पाठशालाएं बनाई जाती है वो क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। और इसी के कारण क्या हो जाता है, इसकी उपयोग करने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहीं न कहीं 100% बैठता है इस प्रश्न में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर, शिक्षा का संबंध है। देखिए शिक्षा का संबंध किससे है, तो शिक्षा के उद्देश्य से है। सही बात है, शिक्षा के उद्देश्य से होता है, शिक्षार्थी और शिक्षक से होता है ना। कक्षा के पर्यावरण और वातावरण से होता है। हम शिक्षा में क्या बताते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को बताते हैं बच्चों को, है ना। तो उसमें क्या होने चाहिए, एक शिक्षक भी होने चाहिए, विद्यार्थी भी होने चाहिए, है ना। और क्या आवश्यकता होगी, हमें एक पर्यावरण की आवश्यकता होगी, यानी कि एक विद्यालय की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसमें आवश्यक है। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, इसके संबंधित वस्तु हैं या तथ्य हैं। चलिए, अगला है हमारा 67 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, संकुचित, व्यापक, विस्तृत या वृहत। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, व्यापक होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या बताना है, हमें सामान्य उद्देश्य बताना है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है शिक्षा मनोविज्ञान, सही बात है। शिक्षण कार्य में सहायता करता है, सही बात है। ठीक है, शिक्षण विधियों में क्या करता है, समय समय पर सुधार करता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न, ये ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है हमारा, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है। तो देखिए इस अवस्था को देखकर, है ना, हम किसी बालक को या तो वो युवा है या तो वो वृद्ध है कह सकते हैं। इस कथन को किसने कहा है, तो फ्रॉबेल ने कहा है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना होता है, और दूसरा होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा का विकास करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना, न कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा का विकास करना और न कि अभिभावक केंद्रित शिक्षा देना। ठीक है, हमें बालक के अनुरूप क्या बनाना चाहिए, शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, करिकुलम को बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न। चलिए, किसी भी अगर प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें।